हम आज की वेबिनार का जो मेन मकसद है, मेन जो मुद्दा है वो है आरबीएम विस्तार हेतु चर्चा। तो इस पर हम क्या हमारे हमारे आने वाले कैसे प्रोग्राम रहेंगे और हम जो अब आगे आने वाले आरबीएम के लिए हमें क्या-क्या नीतियां अपनानी पड़ेंगी। दूसरा जो हम आगे प्रोग्राम हमारा लुमड़ी में आ रहा है उसके लिए हमारी क्या रूपरेखा रहेगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे मान्यवर बादल सिंह बोध जी को मैं बादल सिंह बोध जी से निवेदन करता हूं कि वो आज की प्रस्तावना का रखें। बादल सिंह बोध जी, बहुत बहुत साधुवाद साहब। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन विस्तार पर आज हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब विस्तार से चर्चा रखने जा रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि पहले प्रस्तावना माननीय संस्थापक महोदय प्रस्तावना रखें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए देश भर से जुड़े राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण साथी, सदस्यगण साथी, प्रदेशों के संयोजक साथी, समस्त जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि सांची प्रोग्राम के बाद एक बहुत अच्छा मैसेज भारत के बौद्धों में, अम्बेडकर अनुयायियों में गया है और उस मैसेज का फायदा उठाकर हमें आरवीएम को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाना है। तो उसके लिए 5-6 बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है और चर्चा के बाद काम करना है। चर्चा इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है काम करना। लेकिन बिना चर्चा के साथी शुरू नहीं करते, इसलिए चर्चा करनी पड़ती है। तो सबसे पहला तो एक पुराना बिंदु ही है कि जो सांची का आय व्यय का है, तो वो अभी तक ज्यादातर साथियों ने नहीं भेजा है, तो उसे जल्दी से जल्दी भेजें जिससे आय व्यय का फाइनल हिसाब बनकर उसकी चार्जशीट तैयार करके आप लोगों के समक्ष रख दी जाए। दूसरा बिंदु है प्रदेश कमेटियों को रिव्यू करना, अर्थात उनका पुनर्गठन करना, और जहां नहीं बनी है वहां दोबारा से बनाना। तीसरा है फिजिकली मीटिंगों का दौर बहुत तेजी से शुरू करना। अभी हम केवल जूम पर ही निर्भर ना रहें, फिजिकली मीटिंगें अपने अपने जिलों में, अपने अपने वर्किंग क्षेत्रों में हम लोग लगाना शुरू करें। चौथा है कि जो लेटर पैड आप लोगों को बुद्ध गया में दिए गए थे, उस लेटर पैड का कोई इस्तेमाल होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो उनका इस्तेमाल भी आप लोग करिए। फिजिकली मीटिंग बुलाने के लिए आपको सूचना देनी है, उसमें उस लेटर का इस्तेमाल होगा। सूचना के बाद मीटिंग की कार्रवाई आप बनाइए, न्यूज बनाकर पेपरों में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप दीजिए। उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है। कुछ फुल टाइमर लोग चाहिए, एक आदमी मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, अधिकतम 10 तक मिल जाए। सेंटर ऑफिस में उनको रहना होगा आगरा में, उनकी रहने की, खाने की, भाग दौड़ सबकी व्यवस्था आरवीएम के तरफ से होगी। तो ऐसे कुछ साथियों को आप लोग सिलेक्ट करिए अपने अपने देश से, जो आरवीएम के लिए संपूर्ण लाइफ देना चाहते, जीवन देना चाहते, तो खुशी की बात। अगर संपूर्ण जीवन देना नहीं चाहते तो कोई 6 महीने देना चाहता है, कोई 1 महीना, कोई 15 दिन, जैसे जैसे देना चाहते ऐसे लोगों को आप सेंटर ऑफिस भेजें बात करने के बाद, जिससे उनको ट्रेंड किया जा सके। और कुछ परमानेंट बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई भी सेंटर ऑफिस में हो सके,
हमारे पास प्ले ग्रुप से लेके इंटर तक की मान्यता खुद है, और इंटर के बाद महाविद्यालय है हम लोगों का ही, समाज का, सभी का, पंचशील डिग्री कॉलेज, जिसमें हम ग्रेजुएशन करा सकते हैं। तो उन बच्चों को, बच्चों में ध्यान रखें, केवल लड़के हों, लड़कियां नहीं। तो ऐसे कुछ बच्चे दीजिए जिन्हें पढ़ाई लिखाई उनकी कराई जाए, और साथ साथ उनको आने वाले 15 वर्ष के बाद के लिए धर्म प्रचार के लिए उनको परमानेंट तैयार किया जाए। ये और आगे का बिंदु है 15वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा लुम्बिनी में, उसके लिए सूची मांगी गई थी साथियों से। तो मध्य प्रदेश के 20 साथियों की सूची आ गई है सेंटर ऑफिस में। 10 की वो और अनुमति मांग रहे हैं, तो उनको 10 की अनुमति दे दी गई है, बढ़ा ले वो, लेकिन दूसरे राज्यों की नहीं आई है। ये सब 26 नवंबर 73वां संविधान दिवस होगा, और संविधान पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं पूरे देश में। कुछ मुट्ठी भर लोग बड़ी प्लानिंग योजना बना के और इस देश के सामाजिक ढांचे को, सामाजिक को, सामाजिक भाईचारे को वैसे तो बड़ा बना नहीं है, लेकिन जितना भी बन गया है उसको भी तहस नहस करना चाहते हैं और देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। तो संविधान दिवस को भी हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में बहुत जोर शोर के साथ से इसे मनाएं, और संविधान की जो खूबियां हैं, संविधान की जो ताकत है प्रत्येक नागरिक के लिए, उसके कोटेशन बना बनाकर हैंडबिल के माध्यम से, फाउंडर फोल्डर के माध्यम से, तो भारत के लोगों तक पहुंचाएंगे। देखो, संविधान की एक खूबियां है, ये धारा है जो हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी स्वाभिमान और सम्मान का जीवन देती है, जिसे आज तक के शासन करने वाले लोगों ने अमल में नहीं लाया है। तो इस प्रकार की राजनीतिक पारदर्शिता भी लोगों में पैदा हो, सामाजिक चेतना भी लोगों में पैदा हो, और श्रमण संस्कृति अर्थात धम्म का आंदोलन भी लोगों में चेतना पैदा हो, तो प्री प्लानिंग से ये सारे काम करने होंगे। इस पर हम लोग आज चर्चा करें, यही चर्चा के मुख्य विषय हैं। और इसमें जो हमारे सभी राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको मैं चाहूंगा कि संचालक महोदय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहयोग से, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बहुत जी के सहयोग से, उन सब के 2 मिनट आप लोग विचार लें कि जो बिंदु रखे गए हैं उन पर कैसे अमल किया जाए और कैसे हमें ताकतवर बनना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें हैं। और एक बात विशेष हो रहा है कि पिछले 6-7 महीनों से सेंटर ऑफिस को चलाने का जो सहयोग राशि आप लोग देते हैं वो बिल्कुल बंद है, और करीब 60 से लेकर 65,000 रुपये महीने ऑफिस का खर्चा है। तो इसको भी हम लोग कैसे मेंटेन करें, क्या इसका सिस्टम निकाला जाए, उस ये भी एक गंभीर विषय है, क्योंकि ऑफिस अगर नहीं चल पाएगा, ऑफिस बंद हो जाएगा, तो ये आपके साथ जो कनेक्टिविटी बनी हुई है, रोजाना आदान प्रदान होना, मैसेज देना, मैसेज लेना, कॉलिंग होना, तो ये डिस्टर्ब होगी तो मूवमेंट डिस्टर्ब होगा। ये सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई शुरू कराएं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही विस्तार से जो 4-5 बिंदु रखे हैं, तो मेरे ख्याल में सभी साथियों ने उसके बारे में सुन ही लिया होगा। तो इसी के बारे में आज चर्चा होगी, क्योंकि किस तरह हम अपने आरबीएम को किस तरह तरीके से हम विस्तार करें, कैसे हम इसको आगे चलकर जो हमें और ज्यादा इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे पहले आज मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अशोक बोध जी जो भोपाल से जुड़े हुए हैं, वो इन बिंदुओं के बारे में अपने कुछ विचार रखें। अशोक बोध जी भोपाल से।
अशोक बोस जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी जी। सर, आ रही है। और मैं क्या हॉस्पिटल में था, वाइफ को लेके हॉस्पिटल आया हुआ था। जी जी जी। हाँ, तो वो उसको लेके ही मैं अंदर बैठा हुआ था। तो अच्छा, इसलिए मैंने अपना कैमरा और मोबाइल बंद कर रखा था। नहीं है, इस वक्त आप फ्री हैं तो बात कर सकते हैं ना? नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, डिस्टर्ब है। चलो फिर हम आप बाद में कर लेना बात, ठीक है? मैं हॉस्पिटल में था। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो इसके बाद में हमारे उड़ीसा से जुड़े हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर सांदा जी, वो अपने विचार रखें कि हम कैसे हम आरबीएम को आगे कैसे विस्तार करेंगे, कैसे जो 5 अध्यक्ष दिए हैं उस पर हम किस तरीके से आगे चलकर हम अपनी जो सफलता पाएंगे। महेश्वर सांदा जी। मेरी वॉइस आ रहा है? जी जी जी, आ रही है। महाकरुणी तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उड़ीसा के महांती कवि भीम भोई से लेकर सभी साधु संत को मेरा नमन बंदन। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, और आज संचालन कर रहे हैं गंगोत्रा साहब जी से लेकर आज जितने भी जुड़े हुए हैं राष्ट्र भर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट का सारे प्लानिंग हो चुका है और उसमें स्टेट कमेटी भी फॉर्मेशन हो चुका है। और मैं बाहर में था इसीलिए उनको भी मैं प्रभारी होते नाते उनको भी लेटर इशू हम करेंगे और संगठन की ओर से उनको लेटर देंगे। वो काम बाकी है, बाकी उनको हम उनसे हमारा बातचीत लगातार होता है और वो संगठन हर जिले 20 जिले तक हो चुका है और राज्य स्तर का भी सचिव से महासचिव और सचिव संयोजक और सह संयोजक सब कमेटी फॉर्मेशन हुआ है। जहां तक है उड़ीसा का बात है, उड़ीसा के अंदर भी मेरे संयोजक हमारा जो अभी है नेपालेश्वर बौद्ध जी, उनसे भी मेरा विचार विमर्श हुआ है और हम लोग भी उड़ीसा के अंदर जो भी कमेटी फॉर्मेशन है उसको हम तुरंत ही अर्जेंट बेसिस में हम लोग करेंगे। ये 3 नंबर हुआ। और 4 नंबर है कि जो हमारा जो लुम्बिनी में जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, मेरा एक सुझाव है कि जब भी हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हर साल जब हम कर रहे हैं तो हर साल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उन्होंने प्लान एंड प्रोग्राम एजेंडा तय किया है वो कितना दूर किया, नहीं किया और क्या रह गया, उसका पर एक कम से कम एक बुकलेट होना चाहिए। और वो सभापति महोदय अगर हम लोग मीटिंग में प्लेस करें कि हम लोग ये काम लास्ट ईयर लिए थे और ये काम हम कर पाए हैं और ये काम हम लोग नहीं कर पाए हैं, और उसी रिपोर्ट के ऊपर जितने भी हमारा संयोजक और महासचिव हैं उसके ऊपर वो अपना अपना स्टेट का भी सारे रिपोर्ट प्लेस करे कि वो लोग उनको जो दायित्व दिया गया था वो लोग कितना किए, कितना नहीं किए और क्या रह गया है, वो उनका उत्तरदायित्व बनता है। और उसी पर ऊपर डिबेट होना चाहिए और डिबेट होकर हम लोग का सर्वसम्मति से आने वाले दिन में हम लोग का नया जो कार्यकर्ता भी होंगे उसका भी चयन भी होना चाहिए
और नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग का भी रोड मैप तैयार होना चाहिए कि मान लीजिए 2022 में अगर हम कर रहे हैं तो 2023 के लिए हम लोग का संगठन का क्या रोड मैप होगा, हम लोग का एजेंडा क्या होगा, कितना मेंबरशिप हम लोग ड्राइव करेंगे, कितना मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, हर स्टेट का कितना मेंबरशिप का कोटा रहेगा। ये भी एक तो रूटीन होने से मेरे ख्याल से सबके लिए एक अच्छा होगा बोलकर मैं अपने ये सुझाव दे रहा हूँ। और मैं इसको एक गुरुत्वपूर्ण सुझाव कह रहा हूँ क्योंकि जितना भी हम लोग काम तो कर रहे हैं, सांची में हम लोग धम्म संगति हमारा हुआ, बहुत ही बड़ी सफलता हुआ, आपके नेतृत्व में हुआ, उसके लिए सभी साथी बधाई के पात्र हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं और उनको भी लाखों बधाइयां हैं। लेकिन हम लोग 2022 में इतना काम कर रहे हैं, वो काम का भी एक रूटीन होना चाहिए और साथ साथ में आने वाले 2023 के लिए हम लोग क्या काम करेंगे उसका भी एक तो रोड मैप प्लानिंग और ये टारगेट देना चाहिए स्टेट हिसाब से। मान लीजिए कोई छोटा स्टेट है या फिर कहीं हम लोग का संगठन थोड़ा कम है या कमजोर है और कोई स्टेट पे हमारा संगठन थोड़ा बड़ा है, मजबूत है, उसी हिसाब से करेंगे तो मेरे ख्याल से संगठन और आगे आगे बढ़ेगा। और हमारा जो दायित्व है, हम लोग का भी दायित्व बढ़ना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना चाहिए। मेरे ऊपर और सारे जितने हम लोग भैया पदाधिकारी हैं उनका ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए कि हम लोग ये टारगेट इस साल इस नेक्स्ट अधिवेशन के लिए हम लोग को इतना टारगेट दिया गया है। ऐसे होने से मेरे हिसाब से संगठन और आने वाले दिन में मजबूत होगा और ये मेरे सुझाव है। और दूसरी बात कहते कहते मैं कह देता हूँ, अलग एक बात है कि हम लोग भी अगस्त सितंबर के अंदर उड़ीसा के स्तर पर एक तो राज्य स्तर का शिक्षा शिविर करने के लिए मन तय किए हैं। और कल यस्टरडे हम लोग का गूगल मीट होकर उस पर सहमति हुआ है और डेट नहीं हुआ है। तो आने वाले दिन में हम लोग आरबीएम का भी सहयोग लेंगे और हम लोग भी कैसे हमला मेंबरशिप कैसे बढ़ेगा उसके लिए भी हम लोग रोड मैप कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी बात को कहते हुए मैं अपने विचार को यहाँ रख रहा हूँ। सब प्रेम नव बुधाय, जय भीम। जय खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बात रखी और आपने एक दो चीजें कही कि हमने कमेटी भी बंगाल में कमेटी बनवा ली है, बहुत अच्छा किया। और आपकी जो सजेशन आए हैं वो मुझे लगता है कि सेंट्रल बॉडी में वो नोट कर दिए गए हैं, तो उसका आपको विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। तो अब मैं आगे की कार्रवाई को शुरू करते हुए मैं आज हमारे RS सोलंकी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो वो दो मिनट के लिए अपना विचार रखें। दो मिनट के लिए समय का ख्याल रखें। सोलंकी साहब। सोलंकी साहब जुड़े हैं? सोलंकी साहब दिख नहीं रहे। नहीं। तो मैं अगर RS रवि जी जुड़े हैं तो वो अपने विचार रखें 2 मिनट के लिए। RS रवि जी। माइक अनम्यूट कर ले साहब। रवि साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी मुझे बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन वंदन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, करबाग अध्यक्ष सम्मानित बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य सम्मानित इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, संविधानविद माननीय RC धीमान साहब,
हमारे पूरे भारत में आरबीएम के ओनली वन मैन सम्यक जीवी बहुत बहुत आदरणीय आजाद बौद्ध जी, महिला विंग के अध्यक्ष महोदया माननीय अंजू बौद्ध जी तथा आज के जो मीटिंग में शामिल सभी वरिष्ठ एवं सहवर्गी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 2007 से लेकर अब आप लोग 2022 में सफर कर रहे हैं। अब तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में प्रदेश स्तर पर और प्रदेश के अंतर्गत संभाग एवं जिला तथा तहसील स्तर पर भी संगठन बन चुके हैं। तेजी से राष्ट्रीय बुद्ध महासभा की गरिमा एवं कार्य करने की क्षमता का प्रभाव पूरे देश में गया है। और अभी अभी जो मैं समझ पा रहा हूं 2 बड़े कार्यक्रम हुए हैं। 18 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगरी आगरा में उसका बहुत अच्छा मैसेज गया था, अभी भी जा रहा है। और अभी अभी जो सांची में कार्यक्रम हुआ है 30 अप्रैल एवं 1 मई को, और इसके जस्ट बाद हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उत्तराखंड के प्रबुद्ध संगठन के पदाधिकारियों के प्रयास से जो 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है, उसमें लगभग 7-8 राज्यों से किशोर एवं किशोरियां, युवा छात्र एवं छात्राएं प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय आचार्य 5-6 दिन अपना अमूल्य समय देकर के हम सबको प्रशिक्षित किए हैं। बहुत ही काबिल तारीफ प्रशिक्षण रहा है। निश्चित ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की माननीय अध्यक्ष महोदय जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी के मार्गदर्शन में यह संघ और भी अच्छा कर पाएगा। अब चूंकि मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, अपना समय मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं और जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर रवि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से अपना ख्याल जो विचार रखे कि आपने बोला कि 2018 में भी हमारा जो प्रोग्राम हुआ था आगरा में, उसका भी मैसेज अच्छा गया, और जो अभी अभी हमने सांची में प्रोग्राम किया उसका मैसेज भी अच्छा गया है। तो ये है बहुत ही खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। तो मैं आगे की कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे बीच में के बौद्ध जी जुड़े हुए हैं, वो गया से थे, वो अपने 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। के बौद्ध जी। के बौद्ध जी जुड़े हुए जुड़े हैं। समय का ध्यान रखें। माइक अनम्यूट कर लीजिए के साथ। वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, जब तक कमलेश जी को ले लीजिए। तो अगर हमारे बहुत ही क्रांतिकारी कमलेश दोरे जी जुड़े हुए हैं, तो वो 2 मिनट के लिए, उनको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो 5 मिनट के लिए अपना समय ले सकते हैं और अपने विचार रखें। कमलेश बौद्ध जी। सर, सभी संतों को, गुरुओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि एवं संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब,
कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय आचार्य जी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर से माननीय रमेश चंद बनगोत्रा साहब और आज की मीटिंग में जुड़े समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, साथ ही सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे साथियों, जैसा कि आज की जो बैठक है उस संगठन विस्तार पर चर्चा है और सभी पदाधिकारियों को इसी पे चर्चा रखनी है, तो मैं भी अपनी बात इसी तारतम्य में रखता हूं कि संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही गंभीर है और जो अभी हम लोगों ने कार्य किए हैं पिछले, उससे जो एक क्रांति पैदा हुई है, जागृति आई है समाज में, उस में जो जोश और जुनून पैदा हुआ है, तो कोई ऐसा व्यक्ति हमारा छूट ना जाए, कोई ऐसा साथी छूट ना जाए जिसके अंदर काम करने की लगन है, काम करना चाहते हैं और हम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या फिर उन तक हम नहीं पहुंच रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि नीरसता है, काम नहीं है। तो साहब इसको लेकर बड़ा अध्ययन और लगातार चिंतन, तो बात में भी होगा और काम बताना होगा और काम कराना होगा। ये तीनों बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा चाहते हैं और जैसा संगठन का एक सिस्टम होता है, सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा। सिस्टम ही काम करता है। जब आज देखते हैं कि जब निर्वाचन होते हैं तो निर्वाचन आयोग आदेश देता है और सबसे नीचे की कड़ी निर्वाचन चुनाव कराकर संपन्न करा देती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि उनका एक सिस्टम होता है कि निर्वाचन आयोग से लेके तो नीचे पोलिंग बूथ तक के जो पदाधिकारी होते हैं वो निर्वाचन के कार्य को संपन्न करा देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात करें और प्रत्येक सिस्टम जो है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर नीचे जमीनी ग्राम स्तर तक की अगर हमारी कमेटियां मजबूत होंगी तो ही हम संगठन का जो जिस रूप से हम चाहते हैं, जो सोचते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हमने संगठन में काम करते हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें संगठन को राष्ट्रीय से लेवल से लेके तो जमीन लेवल तक यानी घर घर तक संगठन को पहुंचाना है। तो जिस प्रकार से 5-5 लोगों की कमेटी की जो बात हमारे संगठन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बताई है, तो सबसे पहले प्रदेश स्तर पर वो कमेटियां मजबूत हों, अच्छे जागरूक कार्यकर्ता उसमें हों, जो अपनी जवाबदारी जो संगठन के द्वारा जैसी दी जाए, जैसे निर्देश दिए जाए, अनुशासन में रहकर उसको काम करें। वैसी कमेटियां फिर संभागीय स्तर पर होनी चाहिए और वैसी कमेटी हमारी जो है जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, फिर ग्राम और सेक्टर स्तर पर होनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होंगी तब तक हम आगे किसी भी बड़े कार्य को अंजाम देने में सफल नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संगठन को जमीन से लेकर तो राष्ट्रीय लेवल तक मजबूत करने की आवश्यकता है और सभी पदाधिकारियों को जवाबदारी देने की आवश्यकता है। और मेरा जो समय है, मुझे लगता है कि कुछ हमारे बहुत विद्वान साथी भी इसमें जुड़े रहते हैं, वो समय पे याद भी दिला देते हैं कि आपका समय खत्म हो गया, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय दिया था और मुझे याद है कि मेरे 5 मिनट अभी हुए हैं। तो मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन विद्वान लोग तो विद्वान होते हैं, वो हमेशा अपनी बात उनको जिसके लिए जाने जाते हैं वो अपना काम बराबर कर देते हैं। तो ऐसे कुछ याद दिला कंटिन्यू रखिए बात करता हूँ। कंटिन्यू। ठीक है सर, है ना सर, जय भीम। बाकी हमारे जो साथी हैं बात रखेंगे और सभी को मिलकर संगठन को हम आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर काम करेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। आपसे हमें एक बहुत ही इंस्पायरेशन मिलती है कि आप एक बहुत ही क्रांतिकारी और बड़े दिल से काम करने वाले हमारे एक सदस्य हो, तो इसलिए हम लोगों को आपसे काफी इंस्पायरेशन मिलती है। तो आपने जो कमेटी को हमारे बताया कि हमें ग्राउंड लेवल से जुड़ना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि हमें जब तक हम ग्राउंड लेवल से नहीं जुड़ेंगे तो हम अपने जो हमारे संगठन है उसको मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कार्रवाई को मैं चलाते हुए मैं अगर हमारे जम्मू कश्मीर से तुलसीदास लिंगेज जी जुड़े हुए हैं तो वो 2 मिनट के लिए आपने कुछ विचार रखें। तुलसीदास लिंगेज जी। मेरी आवाज हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए उसकी संगठन को जो आत्मा है वो संगठन ही है। यानी
पदाधिकारी जो हैं केंद्रीय सतह के ऊपर, राष्ट्रीय सतह के ऊपर, जिला सतह के ऊपर और बाकी नीचे के जो हर सतह के ऊपर जो है, अगर वो संगठन बन जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर संगठन नहीं है तो संगठन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो है अपना ध्यान संगठन पर केंद्रित करने की जरूरत है। अभी तक जो हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम चल रहा था वो एक एडहॉक सिस्टम था, यानी ये संयोजक, सह संयोजक, राष्ट्रीय सतह के ऊपर दूसरा जो है वो एडहॉक सिस्टम था। तो अभी जो प्लान सामने आया है कि उसमें जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके मुताबिक जो संगठन की जो बनाया जाएगा वो एक सिस्टमैटिक संगठन होगा। उससे ऊपर से नीचे तक जो है एक कनेक्टिविटी रहेगी और कोई सी भी इस काम को सफल बनाने के लिए संगठनात्मक कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी है। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए हर सतह के ऊपर जो है संगठन का जो है वो पदाधिकारी, जुम्मेवार साथी जो है उनकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। और उसके लिए भी हमें जो है एक अच्छा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि आज देश में बहुत से संगठन चल रहे हैं, कई किस्म की ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं। तो ऐसे भगदड़ सी मची हुई है। तो ऐसी भगदड़ में जो है हमें जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का रोल जो है, मैं समझता हूँ कि बड़ा वाइटल रोल होगा। और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के रोल को हमें एक गति देने के लिए हमें बिल्कुल जो है अभी जो नया जो प्रकरण शुरू हुआ है इसमें हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमें रियासती सतह पर या जिला सतह के ऊपर या तीसरे ब्लॉक सतह के ऊपर जो संगठन बनाने हैं उसमें बाकायदा सोच समझ के और अच्छे साथियों का चयन करके उसमें हमें बनाना होगा। और बाकायदा जो है सेंट्रल कमेटी जो है वो भी, उसमें भी अच्छे लोग आगे आए जो यानी कार्यक्रम की रूपरेखा बना सके, उनमें इतनी कैपेबिलिटी हो, वो अपनी वहां पर सलाह दे सके। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिकली सिस्टम से ही कोई संगठन जो आगे बढ़ सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो इसमें जो है हमें हर आदमी को, हर शख्स जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ा हुआ है उसमें अपनी जो कोशिशें जो है वो करने की जरूरत है। और अपनी इस सफलता के लिए हमें मैं समझता हूँ कि जहाँ संगठन नहीं है, जहाँ जिस रियासत में संगठन नहीं है, तो आगे पीछे के जो साथी जो हैं वहां पर जाकर वहां के लोगों को प्रेरित करके और वहां पर जो है संगठन बनाने की कोशिश करें। हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारी हालांकि छोटी सी स्टेट है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि जितना भी हमारा वर्क है उसमें हम जो है अच्छे लोग आगे आए और उन लोगों को मौका दिया जाए काम करने का और इसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और इसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर जो हमारे लिंक हैं, हम चाहते हैं वो भी लिंक जो हमारे काम है, जैसे हिमाचल है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, तो इसमें छोटे मोटे लिंक हमारे हैं। वहां पर जो है हमारी जो सर्विस जो हमने 40-50 साल जो हमने दी है, उस लिहाज से जो हमारे लिंक बने हुए हैं हम चाहते हैं उनको भी प्रयोग करेंगे। और उसमें है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इस संगठन की गति देने के लिए हम अपना पूरा योगदान देंगे। और जम्मू कश्मीर में भी है, मैं समझता हूँ कि अच्छा संगठन एक तैयार करेंगे। हमारे मल्होत्रा जी बड़े उद्यमी हैं और संघर्षशील हैं। और हम तो खैर जितना समय हमारा है हम चाहते हैं वो देते रहें और वो देते रहेंगे। और हम चाहते हैं अपनी आंखों में सामने जो है कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं, इसलिए हमारी नेक कोशिश जो है वो जारी रहेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो
जिम्मेवारी दी है, उसके उसके लेवल के ऊपर हमें देश भर में संगठन बनाने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ रजा लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। लिंगेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे, क्योंकि आप हमारे आरबीएम में एक वरिष्ठ अधिकारी है, तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो चीजें लिखी गई हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की है, जो आरबीएम का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम इस पर कोशिश करेंगे कि जो आपके विचार है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपका जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं आगे की कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे साथ हमारी एक बहन उपासका निरंजना जी जुड़े हुए हैं, अगर वो उनका माइक म्यूट करें और वो अपने विचार रखें। निरंजना बहन जी, उपासका निरंजना बहन जी। साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी जी। समस्त महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए संस्था के संस्थापक साहब, आचार्य जी और मेरे साथीगण, संस्था में कार्य कर रहे सभी साथीगणों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। अभी जैसे कि संस्थापक साहब ने कहा कि मिशन को चलाने के लिए हमको धन की आवश्यकता है और ये बहुत आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर हिस्सों से, हर व्यक्ति के हिसाब से, महीने के हिसाब से या जो जिस हिसाब से दे सकता है, अगर बहुत छोटा छोटा अमाउंट से, मान्यवर कांसीराम साहब जब मिशन के टाइम पे जब हमारे लोग छोटा रिक्शा चलाने वाला जैसा छोटा छोटा इकट्ठा धन करता था, वैसे ही हम लोग जो भी संस्था में जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं और साथ में जो हम जिनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा छोटा छोटा अमाउंट हम महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसा एक सिस्टम तैयार किया। मैं एक आउटलाइन पर चर्चा कर रही हूँ। तो शायद हमको जो हमारा जो कार्यालय है ना, उसको चलाने में मुझे ऐसा लगता है कि सुविधा होगी, आसानी होगी। ऐसा मैं समझती हूँ। अभी तो मैं बस इसी बात आप अपने विचार करना चाह रही थी। बाकी तो फिर सब आप लोग हैं ही हमारे साथ, तो बस मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहती हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे अपने। सोमराज जी जुड़े हुए हैं? हेलो। अगर गुजरात से दया भाई कवि जी जुड़े हुए हैं तो उनका माइक अनम्यूट किया जाए। हाँ भाई, अपना माइक अनम्यूट करिए। हो गया? नहीं, रात को 15 था, 20 कर दिया, 20 कर दिया, 30 हो गए। माइक अनम्यूट है आपके साथ। कितना हो गया? 30 हो गया। एक बाबू पीछे आए थे, है भाई, आपका माइक अनम्यूट है, आप बात रखिए। जय भीम नमो बुद्धाय। जी, आवाज आ रही है, बात रखिए।
तब अभी जो हमारे संस्थापक साहब ने जो बात बताई कि बनाने का था वो रसीद मिली। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी देव भाई, आवाज आ रही है आपकी? मैं बोल साहब आपको लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके वहाँ? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो अपने जो ईयरफोन है ये निकाल लीजिए, फिर आवाज आएगी आपकी। आप जो ईयरफोन निकाल लीजिए आप। हेलो हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है बात। नहीं, डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी। हेलो अपनी बात रखें, आपकी आवाज आ रही है दया भाई। आपकी आवाज आ रही है, कभी साहब अपनी बात रखिए। हेलो नेक्स्ट लीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। सर इनके प्रॉब्लम लगती है कोई। सर अब आगे के किसी और किसको बुलाया जाए? आगे हमारे और साथी अभी बचे हुए हैं। हाँ जी, योगेश गौतम जी है दिल्ली से। अच्छा ठीक है सर। नहीं चल अगर जुगेश गौतम जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं तो वो अपने 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। जुगेश गौतम जी। जय भीम, नमोदय सभी साथियों को। समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में मैं नमन करते हुए और ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात रखता हूं। जैसा हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने जो बिंदुवार जो क्वेश्चन किए हैं उनका हम सभी को उनका आंसर देना है और कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं, क्योंकि मैं अभी आप सभी लोगों मेरे से सम्मानित हैं और मैं अभी आप लोगों के देख रेख में मैं तो अभी ट्रेनी हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कूपन मेरे पास हैं वो मैंने कहीं से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं 1-2 दिन में उसको भिजवा दूंगा। और मैं समझता हूँ मैंने अपने प्रदेश की जो जिम्मेदारी मेरे को आरबीएम कार्यालय से दी गई थी वो मैं सही तरीके से नहीं निभा पाया, क्योंकि समय अभी तक मैंने जितने भी साथी अपने संगठन में जोड़ने की कोशिश की उनमें मुझे यही समझ में आया कि आप किसी भी संगठन को चलाने के लिए ना समय की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप किसी संगठन को समय नहीं दोगे तो संगठन भी उस गति पर नहीं पहुंच सकता जिस गति पे पहुंचना चाहिए। और जो कार्यालय संचालित करने का जो हम सभी को जानकारी है, क्योंकि बिना धन के कोई भी कार्यालय या कोई भी संस्था या कोई भी एक छोटा सा परिवार नहीं चलता है। तो उसके लिए ये है कि हम सभी सम्मानित जो भी पदाधिकारी हैं वो अपने से स्वयं अपनी एक मंथली ये सारे प्रोग्रामों से अलग एक अपनी मंथली अपने से स्वयं निर्धारित कर लें कि मैं 500 रुपये या मैं 200 रुपये या मैं 1000 रुपये या कोई ज़्यादा देना चाहे कि ये मैं दे सकता हूँ। और वह ईमानदारी से अपना जितना भी समय होने पे अपना वो प्रति साल का जमा एक साथ कर दे, जिससे जो जूम का खर्चा है और बाकी की जो गतिविधियां हैं जो संचालित होती हैं ऑफिस की वो पूरी हो जाए। और हम अभी ये समझते हैं, क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी प्रोग्राम करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं,
थोड़ा सा ये होता है कि उनकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर और अच्छी तरीके से वीडियो जो वॉइस क्लियर आती है और वो सब अगर सही हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फेसबुक के माध्यम से आजकल, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना हो गया, सब लोग सुनना चाहते हैं। और जो लोग कभी किसी संगठन में काम नहीं किए भी हों लेकिन उस संगठन के सबसे सीनियर व्यक्ति को सुनेंगे तो हो सकता है उनके मन में कुछ भाव उत्पन्न हो, वो समझने की कोशिश करेगा कि कौन व्यक्ति संगठन के हिसाब से सही बात कर रहा है। तो ये चीजें, दो चार चीजें कुछ और हो जाएं ऑनलाइन पे, जैसे यूट्यूब हुआ हमारा, ये सारी चीजें हम डालते तो रहते हैं। और जितने भी हमारे सम्मानित अपने अपने राज्यों में जो मीटिंग होती है, जो अभी जैसे 18 ये उत्तराखंड की मीटिंग हुई, सांची का कार्यक्रम हुआ, अगर इसका जैसे लाइव जो लोग साथी नहीं जा पाए थे ना, वो लाइव भी अच्छी तरीके से नहीं सुन पा रहे थे, अगर उनको वो लाइव रिकॉर्डिंग हो जाए, उसका एक तरीके से डेटा मिल जाए, बाद में अगर कोई प्रोग्राम का डेटा मिल जाए तो वो भी हम लोगों के रिकॉर्डिंग में रहता है और समझने के लिए भी ठीक रहता है। जो लोग नहीं जा पाए वो लोग ये समझ लो कि ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे समझते अपने आप को कि सांची कार्यक्रम में सुन रहे हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, नमोबुद्धाय। जुगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे और हमें आपसे बहुत ही उम्मीद है कि आप एक नौजवान ऊर्जावान एक सदस्य हैं हमारे, तो हमें आपसे काफी उम्मीदें हैं और आगे से भी हम यही समझेंगे कि आप और भी नौजवान साथी अपने साथ लगाएंगे। तो मैं आगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कैलाश कौल जी, बादल सिंह बोस जी और कैलाश कौल जी को से बुलाना है ना। हेलो, राज अगर वो कल्याण जुड़े 2 हैं, मिनट का समय मांग रहा है। राज कल्याण 2 मिनट का समय के लिए उनको दिया जाए, प्लीज उनका माइक अनम्यूट किया जाए। राज कल्याण जी, अपना नाम लिखिए, आपका नाम नहीं लिखे। हिंदी में लिखे होंगे तो इंग्लिश में कर लीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, आपका हिंदी में नाम लिखा है, आप अनम्यूट करिए, वीडियो भी ऑन करिए। आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विचारधारा या संगठन के लिए कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है, तो आज मैं इन्हीं 2 बिंदुओं पर अपनी बात रखूंगा कि आरबीएम के लिए कैसे अधिक से अधिक कार्यकर्ता तैयार हों और कैसे अधिक से अधिक उसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिस स्तर पर भी कार्य कर रही है, थोड़ा सा उसको बढ़ाना होगा। अपने को महिला मोर्चा पर भी कार्य करना होगा और युवा मोर्चा पर भी कार्य करना होगा, और ये सभी स्तरों पर हो, प्रदेश पर भी हो, संभाग में हो, जिला में हो, तहसील में हो, और सभी स्तरों पर इस प्रकार से हम कमेटियां बनाएं और उसमें कम से कम 10 लोग हों। जैसे तहसील हो, जिला है और संभाग है, इसमें 10-10 लोग हों, और इसके लिए बाकायदा एक संगठन की जो समर्पण निधि है, सहयोग राशि है, वो तय होना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के लिए 1000 रुपए पर मंथ है, तो अगर उसमें 100 लोग हैं तो ऑलरेडी वो लाख के ऊपर पर मंथ जा रहा है। इसी प्रकार जो प्रदेश में है उनके लिए भी कम से कम 800 रुपए अगर निर्धारित कर दिया जाए और उसमें अगर 50 लोग उसके सदस्य हों तो भी उसका काफी पैसा प्रदेश के संचालन के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार जो संभाग में हो उनके लिए भी कम से कम मैं चाहता हूँ कि 500 रुपए निर्धारित किया जाए। अगर हमारे संभाग की कार्य समिति में 10 लोग हैं और 500 लोग दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारा पैसा संभाग के धम्म प्रचार के लिए, संगठन के आरबीएम के कार्य के लिए आएगा। और इसी प्रकार जिले में भी कम से कम 300 रुपए और तहसीलों के लिए भी 200 रुपए किया जाए। और आप ये देखिए कि अगर राष्ट्रीय कार्य समिति में 100 लोग हों और इसी प्रकार राष्ट्रीय कार्य समिति के महिला मोर्चे में 100 लोग हों, युवा मोर्चा में 100 लोग हों, तो 300 लोग तो यही हो जाते हैं। और अगर 1000 रुपए पर मंथ देंगे तो जैसे कि मैं थोड़ा सा अभी जल्दबाजी में गुड़ा नहीं कर पाया हूँ, आप लोग स्वयं देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा धन एकत्रित होगा। और प्रदेश में अगर हमारा जो सहयोग राशि निर्धारित होगा तो उसका जो मैं अभी कैलकुलेशन किया तो 90,000 रुपए हमारे एकत्रित हो रहा पूरे देश में। संभाग में अगर 500 रुपए लगाया जाए और उसमें 10 सदस्य हों तो 60,000 रुपए पर मंथ
एक संभाग में होगा और पूरे देश में तो बहुत हो जाएगा। और इसी प्रकार मैंने जो टोटल किया है, तो भारत में कम से कम 5000 तहसीलें हैं और 690 जिले हैं, 200 के लगभग संभाग हैं। तो इस प्रकार से हमने एक रफ आइडिया निकाला तो 30 लाख के ऊपर जाता है। और अगर संगठन की बात किया जाए तो अगर हम सभी तहसीलों, सभी जिलों में कार्यकर्ताओं को जोड़ें, कम से कम 10 लोग हमारे मेंबर हों हर तहसील में, हर जिले में, और ये जिम्मेदारी होना चाहिए। संगठन को कभी भी कार्यकर्ताओं के भरोसे स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको नियंत्रण और निर्देशन देते रहना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि निर्वाचन का कार्य हम लोग बहुत ही तत्परता से कर लेते हैं, क्योंकि काम करता कोई नहीं है बल्कि काम करवाया जाता है। तो जो लोग कार्य करने के लिए बैठे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई होमवर्क नहीं दिया गया। तो साथियों, हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो प्रदेश के लोग हैं वो जिम्मेदारी लें कि हम तहसील और जिलों में निश्चित रूप से कमेटियां बनवाएंगे, और जो नहीं कार्य करेगा उसके जगह पर हम दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए जिम्मेदारी देंगे। तो जब हमारे सभी जिलों में, सभी तहसीलों में, क्या हम इतने बड़े तहसील में 10 लोगों को संगठन से नहीं जोड़ सकते? क्या हम इतने बड़े प्रदेश में 50 लोगों को नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं। और उसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और जो कार्य समिति है, इस प्रकार से मिलाकर के अगर हम 80% भी तहसीलों में, प्रदेशों में संगठन का विस्तार कर लेते हैं और उसके लिए निर्धारित हो कि इतना संगठन के संचालन के लिए आपको देना है, तो साथियों कार्यकर्ता भी बहुत तैयार हो जाएंगे और पैसे की भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। और हम ये समझते हैं कि संगठन को आत्मनिर्भर होना चाहिए। संगठन के लिए जो कोष है वो कार्यकर्ताओं के बीच से ही जाना चाहिए, क्योंकि जब हम जनता के बीच में जाकर के पैसे मांगते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये लोग फिर से आ गए मांगने वाले, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक संकोच की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इतने बड़े जिले में कम से कम 50 लोग हों देने के लिए, जो संगठन को स्वयं चलाएं, और इस प्रकार से हम लोग संगठन का विस्तार करके और उसके लिए जो बाकायदे सहयोग निधि वो निर्धारित कर दें, और हर मंथ उसका कटौती होना चाहिए, जमा होना चाहिए, उसका निगरानी और नियंत्रण होना चाहिए और उसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से सभी जिलों में बाकायदे समितियां बना करके और सहयोग राशि एकत्रित करके संगठन में कार्यकर्ता भी बहुत होंगे और धन की भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। संचालक जी आगे बढ़ाइए। अच्छा, तो हमारे राज कल्याण सिंह जी ने बहुत ही अच्छे कार्य रखे हैं, लेकिन प्लान तो उसके लिए धन जरूरी होगा। धन के बगैर कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो तब होगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम घर को नहीं छोड़ेंगे, घर से कम 2 घंटे के लिए हम बाहर जाएंगे, 3 घंटे के लिए, तो धन कटता है। लेकिन उसके लिए हमारी विल पावर चाहिए। तो मैं आगे की कार्रवाई को चलाते हुए हमें हमारे माननीय इंजीनियर किशोर बोध जी को मैं न्योता देता हूँ कि वो हमें अपने विचारों से हमें दिशा दे, हमें मार्गदर्शन करें। इंजीनियर किशोर जी। हेलो जी 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 जी। सभी को जय भीम।